दिल्ली दंगों को 1 साल पूरा हो गया है। कितना अब तक उस पर मरहम लगा है? कोई मलहम नहीं लगा जी, जख्म है। दंगों में हमारी दुकान लूट गई थी। मेरा तो करोड़ों का नुकसान है, हम तो रोड पे है जी इस टाइम। सर करीब मेरा तो 80-90 लाख रुपए का नुकसान है। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट तो बोला कि देंगे, उन्होंने आज तक तो दिया नहीं है। 5 लाख कम से कम 80-90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अभी तक घर तैयार नहीं हुआ, घर से बेघर पड़े हैं। हमारा दंगों में 13-14 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, उसमें 75,000 रुपए मिले हमें बस। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहाँ जितने दंगाई हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ धमकियाँ मिलती रहती है हम लोगों को। मरहम क्या लगे, पूरे घर में आग लगा दिया था। बस ये किसी तरह जान बच गई थी। दिल्ली फसाद का 1 साल पूरा हो चुका है। 23 फरवरी से 27 फरवरी 2020 तक शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें 53 अफराद हलाक हुए थे, 1811 लोग जख्मी हुए थे। इस पूरे 1 साल में दिल्ली पुलिस की 3 SIT जांच करती रही, जबकि स्पेशल सेल की एक टीम दिल्ली फसाद की साजिश की जांच अलग से कर रही है। जांच के तहत 755 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 349 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दिल्ली दंगों को 1 साल पूरा हो गया है। तमाम तरह की FIR दर्ज हुई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, 53 लोगों की मौत हुई और लगातार प्रोसेस चलता रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली दंगों के जो मुतासिरीन हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनकी दुकानें जली, जिनके घर जले, उनको कितना इंसाफ मिला? उनके जख्मों पर कितना मरहम लगा? कितना जख्म लगा था और कितना अब तक उस पर मरहम लगा है? कोई मलहम नहीं लगा जी, जख्म है। दिल्ली सरकार बता रही है कि उसने 26 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो बांटे हैं, दंगा प्रभावितों को दिए हैं। पता नहीं जी किसको बांटा, अपने रिश्तेदार को बांटा, वो हमें तो नहीं दिया। आपको कितना नुकसान पहुंचाया? क्या कुछ हुआ? किस तरीके से इसने आपकी जिंदगी बदली? मेरा तो करोड़ों का नुकसान है, हम तो रोड पे है जी इस टाइम। क्या हुआ था? दंगा हुआ था, दंगाई वाले दिन है 24 तारीख को 2020 फरवरी का महीना था जी। दंगाई वाले यार रोड पे दंगा हो रहा था, हम अंदर बैठे थे, हमारा ताला तोड़ के अंदर घुस गए, सड़क तोड़ के, बस पूरा सर्विस सेंटर था पूरा जला दिया हमने। अब तक आपको कितना मुआवजा मिला है? कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई आया नहीं है। 1 साल हो गया, किसी ने झाँक के नहीं देखा, कोई नेता नहीं आया, कोई अभिनेता नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। मिला है। हमारे साथ सतपाल जी भी हैं। सतपाल जी, कैसे इस पूरे दंगे ने आपकी जिंदगी बदल कर रख दी? सर जिंदगी क्या, बिल्कुल हम तो बहुत बिल्कुल खराब हो गए। जब से बैठे हैं घर पे बैठे हैं, अपने कुछ काम नहीं हो रहा, खाली पड़ा है सब कुछ हमारा। तो जो है सर करीब मेरा तो 80-90 लाख रुपए का नुकसान है। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट तो बोला कि देंगे, उन्होंने आज तक तो दिया नहीं है। 5 लाख बोलेंगे, 5 लाख वो भी नहीं मिल रहे हैं अभी तक। तो जो आपने भी FIR कराई होगी, क्या हुआ है? कुछ लोगों का नाम भी बताया होगा? नाम नहीं बताया जी, कोई किसी का नाम नहीं बताया। FIR हो चुकी है। कोई FIR किसी को पकड़ा गया इस नहीं मामले में? नहीं जी नहीं। तो देखिए ये जमीनी हालात हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद प्रताप सिंह। क्या हुआ था और दुकान आप क्यों खाली कर रहे हैं? इन दंगों में आपको कितना नुकसान पहुंचाया? दंगों में हमारी दुकान लूट गई थी, शटर उखाड़ के सारा सामान भर के ले गए थे। हमारा दंगों में 13-14 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, उसमें 75,000 रुपए मिले हमें बस। हमारा नुकसान तो इतना हुआ कि नहीं कभी भरपाई नहीं होगी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कम से कम 80-90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अभी तक घर तैयार नहीं हुआ, घर से बेघर पड़े हैं, एक छोटे से कमरे में किराए पे रह रहे हैं। और इधर जिन लोगों ने हमारे घर को जलाया, घर को लूटा, वो सामने हमारे आंखों के सामने रहते हैं और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आप देखेंगे ये जो मकान है, ये मोहम्मद अनीस का मकान है और BSF के में ये काम करते थे मोहम्मद अनीस साहब। लेकिन इस मकान को भी नहीं छोड़ा गया था। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था और कितना अभी तक मरहम लग पाया है? मरहम क्या लगे, पूरे घर में आग लगा दिया था। बस ये किसी तरह जान बच गई थी। मरहम क्या, उस इलाके को कौन भूल पाएगा उस टाइम जो हो गया था उस टाइम। अगर इंसाफ की बात करें तो FIR आप लोगों ने कराई होगी, क्या इंसाफ मिला? इंसाफ क्या, जिन्होंने FIR करवाए उनको ही उठा रहे हैं उल्टा। हमने FIR कराया, हमें उठा रहे हैं वो बस, और वो खुले घूम रहे हैं वो, और कुछ नहीं। आपको कैसे उठा रहे हैं? क्या क्या बात होती है आपके साथ? और क्या, हाथ में हम डंडे हैं, आप बचाने के लिए कुछ बचाव तो करेंगे हम। वही वीडियो आए हैं फुटेज उनके हम उठा रहे हैं वो बस। इसके साथ साथ इस गली में आपको एक शानदार मकान दिख रहा है, लेकिन उस मकान को भी पूरी तरीके से जला दिया गया था। अभी सिलेंडर ब्लास्ट किए गए थे। ये तो पूरे इलाके की ही सूरत हाल है, जगह जगह पर
पेट्रोल से सिलेंडर ब्लास्ट करके आग लगाई गई थी। लेकिन इस मामले में भी अभी तक ये मकान है, अभी ये बन ही रहा है, वो भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारे साथ उसके जो मकान में रहने वाले हैं भाई वो मौजूद हैं। भाई क्या पोजीशन है, कितना आपको इसमें एफआईआर में कितना इंसाफ मिल सका? एफआईआर आपने कराई? जी हमने एफआईआर भी करा रखी, पलाचा साहब मोहम्मद पलाचा साहब को दे रखा है केस। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहाँ जितने दंगाई हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ धमकियाँ मिलती रहती है हम लोगों को। ऐसी कोई हेल्प तो हमें मिल नहीं, ना पुलिस की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही। एफआईआर आप लोगों ने कराई थी, क्या लोगों के नाम लिखाए थे, क्या बताया था, पहचानते थे आप लोग, और फिर क्या उन पर कार्रवाई हुई? नहीं सर, अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मेन लोग जो थे वो मोहन सिंह बिष्ट से, जो यहाँ के विधायक हैं, उनका मेन रोल रहा है यहाँ दंगे करवाने में। उन पे कोई कार्रवाई नहीं, और उनके पीछे जितने लोग थे उन पे भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है। तो ये पूरी सूरत हाल है। 1 साल हो गया है, तरह तरह की रिपोर्ट आ चुकी है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट आई, कलकत्ता कोर्ट में मामले चल रहे हैं, जमानतें दिल्ली हाई कोर्ट से हो रही हैं। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, तो तमाम रिपोर्टें आती रही। लेकिन सरकार की तरफ से कहा भी गया कि हमने बड़ी करोड़ों रुपए दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो दंगा मुतासिरीन है, जो फसाद मुतासिरीन है, वो इंसाफ के साथ साथ मरहम और राहत का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सीपीआई लीडर बृंदा करात ने दिल्ली फसाद मुतासरीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने दिल्ली फसाद के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह और दिल्ली पुलिस को कसूरवार करार दिया है। बृंदा करात ने फसाद की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा किया। दिल्ली दंगों को 1 साल पूरा हो गया है और इस बीच इंसाफ और जख्मों पर मरहम लगाने की बातें तो होती रही, लेकिन क्या कुछ हुआ उस पर बहुत सारे सवाल आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उठाए गए हैं। हमारे साथ बृंदा करात जी मौजूद हैं। बृंदा जी, सीधे तौर पे आपने होम मिनिस्ट्री और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, इसके पीछे तत्व है। आप कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के, ऐसे बात नहीं है। तत्व पर जो हमारे पास चार्जशीट्स को हमने स्टडी किया, जो पुलिस के एफिडेविट्स और बयान हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि राजधानी में जब इस प्रकार की हिंसा की इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी रिपोर्ट कहाँ थी, और अगर थी तो उन्होंने पुलिस डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की? मुख्य सवाल ये है, आपने कर्फ्यू 25 तारीख रात को क्यों लगाई? उसके पीछे कारण क्या? इसलिए आप गुजरात मॉडल यहाँ चाह रहे थे कि आप पूरे तौर पर वहाँ जो सांप्रदायिक सद्भावना है उसको बिल्कुल समाप्त करके एक कम्युनिटी को टारगेट करके आप ये सब करेंगे? ऐसे क्या आपके पास नंबर्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप कह रही हैं कि डिप्लॉयमेंट जो है, जो दिल्ली में दंगों के दौरान डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो सका? देखिए, आप जो है ना यहाँ आप लेकर आइए। अब ये जो है ना, ये कहाँ से आए हैं ये आंकड़े? ये आंकड़े आए हैं पुलिस से, ये पुलिस की चार्जशीट से ये आंकड़े आए हैं। हमें नहीं मालूम, अगर गलत है तो पुलिस उसका जवाब दे, मैं तैयार हूँ मानने के लिए। उनके एफिडेविट में फरवरी 24 सिर्फ 450, फरवरी 23 393, जिस दिन इतने लोग मारे गए सिर्फ 100 और। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? अमित शाह जी कहते हैं हम मॉनिटर कर रहे थे। आप बिल्कुल मॉनिटर कर रहे थे, हम भी मानते हैं। और आप क्या मॉनिटर कर रहे हैं? हम ये साफ साफ कहते हैं, ये होम मिनिस्ट्री और डायरेक्टली गृह मंत्री की पूरे तौर पर जिम्मेदारी है कि एक तरफ जो पुलिस थे वो वायलेंस के साथ दे रहे थे, एक बड़ा हिस्सा, सबको मैं नहीं कहती हूँ, और दूसरी तरफ आप जानबूझकर डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे थे। और आज तो आप खुलेआम रूप पर वायलेंस करने वालों के साथ दे रहे हैं। नहीं तो आप बताओ, जिसका स्पीच हाई कोर्ट में सुनाया गया ओपन कोर्ट में, उसके खिलाफ आज भी कोई कार्रवाई नहीं है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली दंगों की जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है, दंगों की साजिश की जांच भी हो रही है, उसको लेकर के आपको क्यों नाराजगी है?
नाराज़गी नहीं, मैं हैरान हूँ कि जो सरकार कहती है बेस्ट गवर्नेंस, वो सरकार इतनी डरती है कि इंडिपेंडेंट जांच से। अगर आप पुलिस जो खुद ही दोषी हैं, जिनके ऊपर खुद ही आरोप हैं, आपने सुना लोगों की ये बिल्कुल जिंदा मिसाल है जो आपने सुना। क्या पुलिस की कोई रोल नहीं है? पुलिस की रोल है, लेकिन पुलिस की रोल क्या पुलिस ही जांच करेगी? तो ये संभव नहीं। इसलिए मैंने कहा 1 साल बाद ये स्पष्ट है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, हम कभी भी हम कुछ कहें वो कुछ कहें, निष्पक्ष जांच कराकर आप देखिए और आप पाएंगे कि ये पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की ये समझ थी हम एंटी सीए प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म करें और दिल्ली की सद्भावना को हम कैसे तोड़ें। तो ये बड़े सवाल हैं और सवाल लगातार उठते रहे हैं। आज 1 साल पूरा हुआ है और इसी संदर्भ में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो सवाल आज भी उठ रहे हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली फसाद के दौरान वैसे तो कई हलाकतें हुई, कई लोग जख्मी हुए और कई के मकान दुकान जला दिए गए, लेकिन मोहम्मद वकील पर फसादियों ने तेजाब की बोतल फेंक दी, जिसके बाद वो आंखों की रोशनी से महरूम हो गए। आज भी वो अपना इलाज करा रहे हैं। मोहम्मद वकील हुकूमत और अदालत से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। तो सुबह से बिहार में दंगा पथराबाजी होती रही, लेकिन हम अपने घर पे ही रहे। तो हमारी दुकान थी परचूनी की, तो हम सवेरे दूध भी ले आए, दूध बेचा। तो हमने सुबह 25 फरवरी को 10 बजे तक दुकानदारी दूध करके अपना फिर हमने दुकान बंद कर दी। हमने अब मामला है गरम, अब बंद कर दो दुकान। हमने हर दुकान बंद कर दी, दुकान बंद कर दी। उसके बाद हम घर छोड़ के और मस्जिद छोड़ के हम कहीं नहीं गए। अब मगरिब का टाइम हो गया और दिन छिप गया, तो हमने सोचा अब तो सब पब्लिक भाज रही, तो हम भी अपने फिर घर में घुस गए। जब घर में घुस गए तो हम अपना, मेरा मकान 2 मंजिल का था, तो जीने पे चढ़े छत पे अपने, और हम सब अपने परिवार छत पे ही थे। तो दंगा होते होते हमारे मकान की तरफ आ गया। तो हमने सोचा कि ये तो आ रहे हैं, तो अब यहाँ से भाग चलो। तो हम जैसे ही सड़क की तरफ जाके तैसे ही नीचे से बोतल हमारे आई करीब 9 बजे। नीचे से बोतल मारी, सोई मेरे लग गई तेजाब। 2 लाख रुपया मिला। बस वो ये इंसाफ का फैसला, और क्या। जैसे रह रहे थे सब लोग, का कही भाईचारे में जो बात है वो सही है, जिंदगी सही कट रही थी। कोलकाता में आज इंडियन सेक्युलर फ्रंट की जानिब से पहला अवामी जलसा मुनक़िद किया गया। फुरफुरा शरीफ के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी ने रियासत में अक़लियतों की सूरत हाल को अफसोसनाक बताते हुए ममता हुकूमत पर वोट की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। अब्बास सिद्दीकी ने ज़रिए क़वानीन पर हुकूमत से सामने आने और इन क़वानीन को वापस लिए जाने का मुतालबा किया। क्या कहेंगे कि किस तरह के लोगों का साथ मिला है और ममता बनर्जी को जो चुनौती दिया है, एक तरफ लेफ्ट कांग्रेस का इत्तेहाद भी है, क्या है आगे का राजनीति? देखिए, हमारे राजनीति साफ साफ है। हम किसी के पास से भीख नहीं मांगते हैं। हमारे देश ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार हम ले लेंगे। ऐसे वो भीख, बाबा साहब ने बोला भीख अधिकार तो मांग के नहीं मिलता, छिनाना पड़ता है। छीन के लिए हम राजनीतिक प्रक्रिया से अपने हाथ को मजबूत कर रहे हैं। जो पिछड़ा हुआ आदमी है सब हमारे पास आ रहे हैं। आज का जो रैली है 2.5 दिन में प्रचार किए हैं, ताऊ मुंह में प्रचार किया है। कोई ऐसे पोस्टर लगा के, दीवार लिखा के, कोई ऐसा प्रोग्राम हाई मीडिया में कॉन्फ्रेंस करके नहीं हुआ है। आज का जो रैली है मेरा इतिहास में, और जितना यहाँ वरिष्ठ आदमी लोग हैं जो पार्टी बहुत दिन से कर रहे हैं, उसके इतिहास में कलकत्ता में इतना बड़ा रैली कभी नहीं हुआ। ममता की भी रैली में इतना लोग नहीं आते। ममता बनर्जी कहती है मुसलमानों का 99% काम कर लिया। यही तो झूठ बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं झूठ के साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेफ्ट कांग्रेस इत्तेहाद के साथ बात बनेगी? चल रहे हो, चेयरमैन बोल पाएंगे। 2 चेयरमैन का बात चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। कभी 25 तारीख को जलसा है, आप जाएंगे? बुलाया गया है? नहीं, हमारा दूसरा प्रोग्राम है, बात हुआ है, दूसरा प्रोग्राम है हमारा। कोलकाता में इंडियन सेकुलर फ्रंट का पहला अवामी जलसा था। इस जलसे से इंडियन सेकुलर फ्रंट ने ताकत का मुजाहरा किया है। साथ ही साथ लेफ्ट कांग्रेस को इत्तेहाद में भी शामिल होने की रजामंदी जाहिर करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी को सख्त चुनौती दी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत में अब्बास सिद्दीकी अपनी सियासी जमात इंडियन सेकुलर फ्रंट के बैनर तले क्या कुछ चमत्कार दिखा पाते हैं।
शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। आईएसएफ ने कोलकाता में एक रैली भी निकाली। रैली में आईएसएफ के हजारों कारकुन शरीक हुए। इस मौके पर ममता हुकूमत को निशाना बनाया गया। मुंबई के काला घोड़ा में वाक़ चौक का नाम इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिमोन पेरेस के नाम से मंसूब करने से पहले तनाज़े में घिर गया है। रज़ा अकेडमी ने इसकी सख्त अल्फाज में मुखालफत की है। वहीं समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली रईस शेख ने भी म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल को लेटर देकर काला घोड़ा चौक का नाम इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मंसूब करने से एतराज़ जताया है। रज़ा अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद नूरी ने म्युनिसिपल कमिश्नर को मकतूब रवाना किया है, जिसमें यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शिमोन पेरेस के नाम पर चौक का इफ्तिताह न किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो हम जमहूरी तरीके से अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कानूनी तौर पर किसी भी फॉरेनर का नाम नहीं रखा जा सकता है। सिर्फ नाम अगर रखा जाएगा तो हिंदुस्तानियों का नाम रखा जाएगा, गैर हिंदुस्तानी का नाम नहीं रखा जा सकता। उसके बावजूद इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं उनके नाम से मंसूब करना क्या मायने रखता है। तो ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। और अभी हम गए थे अपोजिशन लीडर कांग्रेस के रवि राजा साहब के पास, तो उन्होंने बताया कि हम इसको जो है वो फौरी तौर पर मतलब इसको रीओपन करवाएंगे और नाम रद्द कराने की कोशिश में लगेंगे। और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएं। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐप। मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उर्दू दर्स व तदरीस, उसका मुस्तकबिल और इम्कानात के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार हुआ। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू और मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इश्तराक से हुए इस कौमी सेमिनार में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से रिसर्च स्कॉलर्स और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर उर्दू के माजी हाल और मुस्तकबिल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुक़र्रिरीन ने यूनिवर्सिटियों में उर्दू के शोबेजात की ज़बूहाली और तलबा तालिबात की उर्दू ज़बान से बेएतनाई पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही तरक्की की इस दौड़ में उर्दू कैसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो रही है और मुस्तकबिल में क्या इम्कानात है, इसका भी खाका पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है, शर्त यह है कि उर्दू वाले जदीद तकाज़ों को पूरा करें।
तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़ेर सरपरस्ती और डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी की सदारत में ख्वाजा शौक हाल हैदराबाद में एक इजलास मादरी ज़बान की अहमियत और समाजी जिम्मेदारी के उन्वान से मुनक़िद किया गया। इस सेमिनार में मादरी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डाली गई। मुक़र्रिरीन ने तालीम को मादरी ज़बान में दिलाने पर जोर दिया। उर्दू के मशहूर शायर नक़ाद शम्सुर रहमान फारूकी को बेंगलुरु में याद किया गया। अलामीन डिग्री कॉलेज के शोबे उर्दू के तहत मुनक़िदा तकरीब में शम्सुर रहमान फारूकी को अहदसाज़ शख्सियत करार देते हुए उनके अदबी खिदमात पर रोशनी डाली गई। अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सुबहान शरीफ की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में डॉक्टर राही फ़िदाई और दीगर ने खिताब किया। नौजवानों को ये पैगाम दिया गया कि वो शम्सुर रहमान फारूकी के अदबी ख़जाने से इस्तिफ़ादा करें। शहर गज़ल कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में अदबी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नस्री अदब को फ़रोग़ देने और नई नस्ल के फ़नकारों को स्टेज फराहम करने के मकसद से ये मुनक़्क़िद किया गया। मुमताज़ अदीबों के साथ नई नस्ल के फ़नकारों ने भी शिरकत की और अपनी कहानियाँ पेश की। नस्री अदब के नए फ़नकारों के इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। शॉर्ट में अपनी बात कहने का, मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर अंदाज में, तो अंदाज़ भी बदला है और ज़बान भी बदली है, इशारे भी बदले हैं, तलमीहात बदली हैं, अलामात बदली हैं। तो जब हमने ये महसूस किया कि इतना फ़र्क आ चुका है, अच्छा नई पीढ़ी को वक्त नहीं है पुराने लोगों के साथ बैठने का, इवन पढ़ने का भी वक्त नहीं है, तो क्यों ना हम किसी दिन, महीने में, साल में, 6 महीने में एक ऐसी कोशिश करें कि पुराने जो लिखने वाले हैं, पुराने तख्लीक़कार हैं, उनको बुलाएं, उनके साथ हमारे नए जो तख्लीक़कार हैं उनको बिठाकर। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के इस दौर में लोग कहीं न कहीं लिखने की अहमियत, तहरीर के फ़ायदों से नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। इस मसले को देखते हुए बेंगलुरु के अकराम अहमद खान और राबिया कुलसुम ने कैलेथॉन मुकाबले का इनेकाद किया। अरबी के बाद अब अंग्रेज़ी में कैलेथॉन मुकाबला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कैलीग्राफी यानी फ़न ख़ताती को फ़रोग़ देने के लिए ये मुफ्त ऑनलाइन मुकाबला 11 अप्रैल 2021 को मुनक़्क़िद होगा। अंग्रेज़ी के मशहूर ख़तात माहिर खुशनवीस केसी जनार्दन इस इवेंट के जज होंगे। यंगस्टर्स कैलीग्राफी में इंटरेस्ट अभी अपना ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मुकाम देने के लिए हम लोगों ने कैलेथॉन की शुरुआत की। तो पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नारा मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा इस पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो खुद इन्हिसारी की बेहतरीन मिसाल है। नए ख्यालात और कामयाबियों की ऐसी कहानियाँ जो दरअसल बताती है कि हम एक मुल्क की शक्ल में क्या पहचान रखते हैं। इन कहानियों में से एक कहानी फेविकॉल की है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों में से एक बलवंत पारेख द्वारा 1959 में स्थापित पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भारत की सबसे जानी मानी एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका प्रतिष्ठित ब्रांड फेविकॉल भारत में लाखों उपभोक्ताओं के घर में पाया जाता है और इसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। Through these 60 years, we spot unserved, underserved market categories. We fill those not just with a world-class product, but with a brand. And then we work tirelessly with users and consumers until we create a brand. मेक इन इंडिया पिडिलाइट आज पूरे भारत में 11 नए कारखानों का निर्माण कर रहा है और आगे भी काफी संभावनाएं देखता है। Pidilite, we are great believers in the India story. And therefore, for us to first and foremost win in India, satisfy consumer domestic demand is a priority. पिडिलाइट के घरेलू उत्पाद और ब्रांड्स आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में एक प्रेरणा साबित होंगे। हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में देखिए फेविकॉल की पूरी कहानी।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।